हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम कोई भी आपका लैंग्वेज हो, आपका लैंग्वेज हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, देखिए उसमें आपका बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच जो होता है आपका, वो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ जाइएगा तो आपका 1 से 2 नंबर आपका पैडागोजी में क्लियर हो जाएगा। समझे, देखिए जो ये आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सीटेट में जितना भी क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जो इस बार ऑनलाइन में जो पूछा गया था। समझे, ये तो पेपर 2 में मुख्य रूप से आता है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है। समझे, तो आज हम लोग समझेंगे बॉटम अप अप्रोच यानी ऊर्ध्वमुखी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और टॉप डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधोमुखी बोलते हैं। समझे, देखिए ये होता है हमारा श्रवण कौशल है, उसका उप कौशल आपका है टॉप डाउन अप्रोच, और बॉटम अप अप्रोच जो होता है आपका क्या है, श्रवण यानी लिसनिंग का क्या है आपका, ये आपका उप कौशल है। तो समझेंगे ऊर्ध्वमुखी क्या होता है और हमारा अधोमुखी क्या होता है। देखिए ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी मतलब हम क्या करते हैं कि मुंह हम लोग का ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ, याद रखिएगा। यानी जीरो लेवल से हम ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो उसे ऊर्ध्वमुखी यानी बॉटम अप कहते हैं। बॉटम अप मतलब बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर। समझे, यानी ऊर्ध्वमुखी श्रवण कौशल का उपकौशल है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वमुखी कौशल में बालकों को पहले वर्णमाला यानी अल्फाबेट से शब्द बनाना, कठिन शब्दों को ढूंढना, दिए गए वाक्यांशों कौमा विवरणों को छांटना, खास विवरणों को पहचानना और उनका सही एवं उचित तरीकों से उपयोग करें। देखिए इस चीज़ को समझ रहे, इसी में आपका सब बात लिखा हुआ है। देखिए आपका जो बॉटम अप अप्रोच या ऊर्ध्वमुखी जो अप्रोच होता है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले बालकों को पहले वर्णमाला सिखाते हैं, यानी ABCD सिखाएंगे। समझे, उसके बाद इससे कहेंगे जैसे उसके बाद हम कहेंगे कि अब उसको शब्द बनाना सिखाएंगे। समझे, वर्ड बना के COW मिल गया तो इसे काऊ कहते हैं। समझे, यानी एक तरह क्या है कि ये बच्चा को हम जैसे पढ़ाते हैं शुरू से, कि बच्चा को पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस, उसके बाद वर्ड बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए जब ABCD आप सिखा दीजिएगा, ABCD आप सिखा दीजिएगा तो बच्चा से पूछेगा ना, बताओ A क्या है, तो बच्चा वो बता देगा कि C है। समझे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चा को अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही लिखा है कि पहले वर्णमाला को सिखाते हैं, फिर शब्द बनाना सिखाते हैं, तब कठिन शब्दों को ढूंढना बताते हैं। कठिन शब्दों को ढूंढना करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ दे दिए, जैसे हम पढ़ा दिए व्याकरण में नाउन पढ़ा दिए, यहाँ लिख दिए राम इज गोइंग टू पटना लिख दिए। अब बच्चा से हम पूछेंगे कि बताओ इसमें राम क्या है, तो नाउन नहीं बता देगा, यानी शब्द को नहीं ढूंढ लेगा, कठिन शब्द को। समझे कि नहीं समझे, तो याद रखिए कि ऊर्ध्वमुखी उपकौशल में बालकों को पहले वर्णमाला से शब्द बनाना, कठिन शब्दों को ढूंढना ढूंढना कठिन शब्दों को ढूंढना, दिए गए वाक्यांशों विवरणों को छांटना, वाक्य में से अब विवरण को छांट लेगा। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए वही अब एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, कोई चीज़ को छांट लेगा कि कहेगा कि राम क्या है, इज क्या है। समझे, वो सब चीज़ बता दे, राम इज गोइंग टू पटना हम लिख दिए तो बता देगा कि क्या है। इसमें पूछ देंगे कि बच्चा बताओ नाउन क्या है, तो बोल देगा पटना, और राम क्या है हमारा नाउन है। तो ऐसे करके बच्चा क्या करेगा, छांटने लगता है। समझे, फिर इज पूछेंगे क्या है, फिर पूछेंगे गोइंग क्या है, सब बच्चा बता वर्ब है, इज सब बता देगा। समझे, तो कठिन शब्दों को ढूंढना, दिए गए वाक्यांश से विवरण को छांट भी सकता है। खास, अब ढूंढना के मतलब यहाँ समझिए, दिया ना कठिन शब्दों को ढूंढना, जैसे मान लीजिए हम ABCD बच्चा को पढ़ाते थे, ABCD लिख देंगे मतलब उल्टा पुल्टा क्रम में, यहाँ C लिख देंगे, फिर यहाँ D लिख देंगे, फिर बच्चा पूछेंगे बताओ ये क्या है, तो बच्चा D बोलेगा, पढ़ लेगा तब ना वो चीज़ बता देगा। समझे, तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए अब मान लीजिए अब बच्चा को देखिएगा, एक और एग्जाम्पल दे रहा है जो टॉप डाउन में होता है, कि बच्चा को देखिएगा मतलब अल्फ़ाबेट सबका ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कहानी कविता उसको याद हो जाता है। समझे, तो क्या टॉप डाउन के नहीं, कविता ही पहले सीख लिया है, पहले अल्फ़ाबेट नहीं सीखा, कविता ही सीख लिया है, तो उसे हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। समझे, तो उसमें बच्चा अनुमान लगाएगा, पूछेगा ये क्या है D, तो कहेगा D होगा, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं बता पाएगा। इसमें बच्चा एग्जैक्ट बताता है आपका बॉटम अप में। इसमें बच्चा पढ़ा हुआ है तो एग्जैक्ट बताता है कि D है, C है, ये हम लोग पढ़े हैं ना वैसे, इसलिए ना जो बच्चा वैसे पढ़ेगा ना। समझे, जैसे मान लीजिए कोई गांव में जो अनपढ़ आदमी रहते हैं, वो बोलने के लिए तो बोल लेते हैं, लेकिन बोलिएगा इस ये क्या है तो नहीं बता पाएंगे कि B है, ये बोलिएगा E क्या है तो आपको नहीं बता पाएंगे कि E है, नहीं बता पाएंगे। तो बॉटम अप अप्रोच अच्छा माना जाता है। समझे, तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच में, तो इसमें हम ऊर्ध्वमुखी, इसमें हम क्या करते हैं कि
पहले वर्णमाला से शब्द बनाना, कठिन शब्दों को ढूंढना, दिए गए वाक्यांशों विवरणों को छांटना, खास विवरण को पहचानना और उनका सही एवं उचित तरीकों से उपयोग करना। जैसे उचित तरीकों और सही क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ेगा, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर राम एंड रानी, यहाँ से बच्चा से हम पूछेंगे बताओ यहाँ आर होगा कि यहाँ पर ईज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, राम एंड रानी जो हो गया ये क्या है आपका, तो ये हमारा जैसे ही प्लुरल हो जाएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, समझे। तो जो पढ़ा होगा तो डायरेक्ट कहेगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो नहीं पढ़ा होगा तो बोलेगा इज भी बोल सकता है, क्योंकि वो एक तरह का अनुमान लगाएगा, वो स्पष्ट रूप से एग्जैक्ट डाटा नहीं। इसीलिए उचित क्या है, तो इसके लिए उचित क्या है हमारा आर है, तो उचित अनुचित चीज को बता देगा, समझे। वैसे मान लीजिए हम लिख दिए राम एंड श्याम इज लिख देंगे तो गलती ना कर देगा, वो बोलेगा नहीं अनुचित ही गलत लिखा है। जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे बोलते हैं, कोई आदमी बोले कि क्या बोलते हैं कि चाय आदमी पीता है, तो चाय आदमी खाता है, तो हम लोग चाय पीते ना है, वही चीज़ है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है मान ली, तो बच्चा क्या उचित अनुचित बता सकता है, तो वो उनका सही एवं उचित तरीके से उपयोग करता है। इसमें एक शब्द एक वाक्य उपखंडों की पहचान की जाती है, एक शब्द का भी आप पहचान कर सकते हैं जो वर्ड पूरा लिखा हुआ है। इसमें बोलेंगे बताओ नाउन कौन है, उसके बाद हम बोलेंगे जैसे लिखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो बच्चा छांट के बता देगा इन सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, वो बता देगा, समझे। तो इसमें एक शब्द तथा वाक्य उपखंडों की पहचान की जाती है। देखिए अब सुरती लेख, अब सुरती लेख आपको लिखना है, तो जब तक आप क्या कीजिएगा कि नहीं पढ़ ले रहिएगा तो सुरती लेख आप लिख पाइएगा, नहीं लिख पड़ते। सुरती लेख जैसे डिक्टेशन बोलते हैं, तो सुरती लेख जैसे बोल देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉटम अप में आएगा। किसमें आएगा आपका, तो बॉटम अप में आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न को हल करना है, तो एग्जैक्ट जब तक नहीं पढ़िएगा सही सही जवाब दे सकते हैं, तो सही सही जवाब देना बहुविकल्पीय प्रश्न। एग्जैक्ट चीज सुरती लेख में क्या होता है कि टीचर आपको जैसा वर्ड बोला है वैसे ही वर्ड लिखना है, उसके आप दूसरा उससे कोरिलेट करके वर्ड नहीं लिख सकते, एकदम सेम टू सेम आपको वर्ड लिखना है, समझे। जैसे मान लीजिए हम टीचर कहा मैंगो लिखने के लिए, आप वहाँ पर आम लिख दीजिएगा, तो बात तो दोनों सेम है, इंग्लिश में हिंदी में, लेकिन ये चीज़ का एग्जैक्ट आपका मैंगो बोला है तो आपको मैंगो ही लिखना होगा। बात समझ आया कि नहीं है, तो ये सब किस में आता है हमारा, तो ये सब आपका सुरती लेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण जिसका एक आंसर हो, समझे। क्लोज एक तरह का होता है जिसमें हम मतलब वहाँ छांट के कोई दूसरा शब्द भी बोलते हैं, वो भी क्लोज परीक्षण होता है, समझे। यानी एक शब्द को हटाकर जब दूसरा शब्द रखते हैं तो उसे क्लोज परीक्षण कहते हैं, समझे। तो ये सब चीज़ है, तो सुरती लेख बहुविकल्पीय हुआ, क्लोज परीक्षण हुआ, उर्दूमुखी के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। ये सब टैग वर्ड हुआ, इसको याद रखिएगा। कहेगा सुरती लेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण किसके अंतर्गत आते हैं, तो उर्दूमुखी के अंतर्गत है, समझे। इसमें विशिष्ट तत्वों, उर्दूमुखी में जितना भी विशिष्ट जैसे बोल देगा, विशिष्ट तत्वों को पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है इसे, इसमें कहेगा कि सिर्फ आप नाउने के बारे में पढ़िए, तो विशिष्ट के बारे में जब आप बॉटम अप अप्रोच में रहिएगा तब ना आप पढ़े रहिएगा, तब ना इसमें विशिष्ट शब्द आप चुन सकते हैं। जैसे हम लिख दिए राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम अब बोल देंगे कि बताओ यहाँ पर राम एंड श्याम आर लिख देगा, उसके बाद आगे जो भी सेंटेंस हो कहेंगे बताओ राम एंड श्याम जो है क्या है, तो सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा हमारा, समझे। तो ऐसे करके वो विशिष्ट चीज़ को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। इसमें हु बहू हम सुनते हैं, हु बहू सुन के सेम टू सेम लिखना होता है, जैसे सुरती लेख लिखाता है टीचर, तो देखते हैं हु बहू सुनते हैं वही चीज़ लिखते हैं, अलग हम नहीं लिख सकते। मैंगो बोला है तो मैंगो ही लिखेंगे, आम नहीं लिख सकते उस जगह। बात समझे कि नहीं समझे, जो टीचर सेम टू सेम बात बोला वही हु बहू वही चीज़ लिखना क्या कहलाता है आपका, तो बॉटम अप अप्रोच कहलाता है। तो वही लिखा है कि इसमें विशिष्ट तत्व उद्यमुखी में आएंगे और हु बहू इसमें सुनते हैं, हु बहू एकदम सेम टू सेम इसमें सोचें। क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षिका है और हु बहू बोलती है, बच्चा एकदम सेम टू सेम क्या करता है, तो उसको कॉपी में लिख लेता है हु बहू, तो बताइए कौन सा आएगा, तो आपका आएगा बॉटम अप अप्रोच, यानी किस में आएगा आपका, तो आएगा आपका उर्दूमुखी में आएगा, समझे। इसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों की पहचान, क्या गलत है क्या सही हम नहीं बता सकते हैं। जैसे स्पोकन में बोल दिया कि राम एंड श्याम इज बोल दिया था, ये कोई दिक्कत नहीं, समझने से मतलब है, लेकिन हम लिखेंगे राम एंड श्याम लिख देंगे तो यहाँ पर आर ही का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग गलत हो जाएगा, तो बोल देगा ना कि सही है कि गलत है, समझे। तो इसमें हम एग्जैक्ट मतलब जो चीज़ मतलब समझिए कि पढ़ा लिखा के सेंस में ये चीज़ होगी आपका बॉटम अप, समझे। तो एग्जैक्ट इसमें हम चीज़ बताते हैं, समझ गए। आगे है कि प्रक्रिया के समय नियम, यानी प्रक्रिया के समय नियम या निवेश लिखा होगा, नियम को हम बनाए रखते हैं। प्रक्रिया के समय क्या करते हैं, हम नियम को बनाए रखते हैं। अब बात समझिए नियम क्या होता है, तो देखिए जब हम कोई काम, मान लीजिए कोई हम सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ लिख दिए कि रामे लिख दिए, राम
यहाँ पर हम आर लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। राम के बाद किसका प्रयोग है, इज का ना प्रयोग होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो राम इज गोइंग टू जो भी हम लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर इज का प्रयोग। तो ये नियम को हम बना के रखते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया कोई करते हैं तो उसमें हम नियम बना के रखते हैं। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद लिखा हुआ है आपका कि ये तो ए वाला काट दीजिएगा, ए वाला आपका वो आगे वाला में है। इसके बाद है समग्र रूप से भाषा। देखिए इस जब बॉटम अप अप्रोच से हम सीखेंगे तो उसमें हम क्या सीखते हैं, समग्र रूप से भाषा सीखेंगे, यानी बेहद अच्छा से सीखेंगे, एकदम ब्रॉड लेवल पर सीखेंगे। समझे। तो पूछा समग्र रूप से भाषा किसमें सीखते हैं, तो हम किसमें सीखेंगे, तो बॉटम अप अप्रोच में सीखेंगे। समझे। इतना बात याद रखिएगा। अब आइए हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में आते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अधोमुखी कहते हैं। समझे। तो लिखा है इसमें मुख्य विचार। देखिए मुख्य विचार हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए इसमें हम सब बात नहीं पढ़ते, मुख्य विचार देते हैं। और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसमें हम शब्द का महत्व देते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ महत्व है। राम एंड श्याम लिख दिए, राम एंड श्याम। उसके बाद लिख लिए यहाँ पर आर लिख दिए, तो यहाँ सब राम एंड श्याम, राम एंड श्याम यहाँ पर नाउन हो गया, एंड या कंजक्शन का जोड़ रहा है, आर यहाँ वर्ब गया। तीसरा शब्द का महत्व है, हर शब्द का महत्व है। वो जगह किस शब्द में, किस अप्रोच में सब शब्द को महत्व दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। समझे। अधोमुखी में क्या है, इसमें हम मुख्य विचार, मुख्य बिंदु, मुख्य शब्द को लेते हैं, अनुमान लगाते हैं। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि यहीं पर आर होगा कि ईज होगा, हम एग्जैक्ट इसमें नहीं बता सकते। गांव में देखते हैं कोई डॉक्टर होता है तो गांव का डॉक्टर क्या है, प्रैक्टिकल किया है, वो क्या है, टॉप डाउन एकदम डायरेक्ट। पहले कोई डॉक्टर थ्योरी ना पढ़ता है, तब उसके बाद जाकर प्रैक्टिकल करता है। समझे। लेकिन वो क्या है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल किया है, यानी शुरू से पढ़ा नहीं है, तो क्या करेगा कि प्रैक्टिकल किया, वो एक तरह मुख्य आपका मेन जो होगा, ऊपर जहाँ पर जो बीमारी होगा, मुख्य जो मेन बीमारी है वो आपको बता, लेकिन अंदर तक वो नहीं जा पाएगा। अनुमान लगाएगा आपको ये चीज़ है। समझे। निष्कर्ष, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालता, कोई चीज़ में निष्कर्ष कैसे निकलता है, लास्ट में निकलता है। निष्कर्ष जो होता है लास्ट में, वो डायरेक्ट आपको निष्कर्ष से बताए, कैसे क्या हुआ वो नहीं बता पाएगा। सारांश कर देगा, यानी सार लिखना बता देगा। निसार में तो लास्ट में भी हम सारांश निकालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें मुख्य विचार, देखिए टैग वर्ड है, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश या सार लिखना किसमें आएगा आपका, तो ये आएगा अधोमुखी यानी टॉप डाउन अप्रोच में आएगा। समझे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझे। इसमें मुख्य विचार, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना, ये सब सम्मिलित होता है। अब देखिए एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न जो होता है ना, ये भी अधोमुखी यानी कल्पना हम करते हैं। तो कल्पना हम कहाँ आपका टॉप डाउन अप्रोच में ही करेंगे। समझे। तो एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न अधोमुखी, इसमें क्या होता है कि कल्पना करता है, जैसे किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, यानी हम किसी का स्थान पर रखकर जब सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उसी को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव कहते हैं। समझ गए। इसमें हम हूबहू नहीं सुनकर लिखते हैं। आप बॉटम अप में हूबहू सुना जाता है, लेकिन टॉप डाउन में हूबहू नहीं सीखा जाता, उसी से रिलेटेड लिखा जाता है। बात समझे। जैसे मान लीजिए किसी को मैंगो नहीं लिखने आ रहा है तो वो आम लिख देगा, बात बराबर है। बात समझे। लेकिन उसमें एग्जैक्ट वही चीज़ लिखा जाता है। समझ गए। जैसे मेरे गांव में एक बैंक है। समझे। तो जैसे गांव में तो बहुत लोग, मतलब लेडीज़ जो रहती है वो तो पढ़ी नहीं होती है मैक्सिमम, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जैसे विड्रॉल होता है ना, विड्रॉल को डिटॉल बोलती है, क्योंकि देखिए विड्रॉल और डिटॉल, देखिए डिटॉल डेली लाइफ में आने वाला चीज़ है। अब विड्रॉल का बोलने में थोड़ा क्या है कि थोड़ा क्या उसको बोलते हैं कि थोड़ा टफ वर्ड है, तो डिटॉल बोलती है, तो यानी समझने वाला आदमी समझ जाता है वही चीज़ बोल रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसमें हूबहू नहीं बोला जाता है, नहीं सुना जाता है, इसमें रिलेटेड करके कोई चीज़ मतलब लिखा जाता है। समझ गए। इसमें बच्चा संकेत बनाता है, संकेत बना लेगा कि ये चीज़ आएगा तो ये चीज़ होगा, यानी उसको थ्योरी पता कुछ नहीं है, नहीं एक तरह से संकेत बना के समझ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। इतना चीज़ याद रखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझे। ये आपका टॉप डाउन और बॉटम अप में मेन बात याद रखिएगा। बॉटम अप में याद रखिएगा आप उद्मुखी इसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि वर्ड मतलब शब्द का, वाक्य का, ये सब का महत्व दिया जाता है। प्रत्येक वर्ड का मतलब, वर्ड मतलब हो गया आपका कि शब्द का महत्व दिया जाता है, वाक्य का महत्व दिया जाता है। इसमें से खास विवरण को हम पहचान सकते हैं। विशिष्ट बोल देगा तो विशिष्ट चीज़ को भी हम इसमें छांट सकते हैं। समझे। जैसे गांव के डॉक्टर हो गया, कोई चीज़ एग्जाम्पल बता, आपको मान लीजिए 2-3 बीमारी है, तो वो आपको प्रत्येक बीमारी के बारे में नहीं बताएगा, सब में एक तरह का दवाई देगा। देखते हैं गांव में एक बुखार हो, आपका पेट दर्द कर रहा है, कुछ भी टेक्सोल आपको मार देगा, जो एंटीबायोटिक होता है जो मोनोसेफ में आता है वो आपको मार देगा। लेकिन गांव के डॉक्टर ही करता है, लेकिन शहर के जो डॉक्टर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो ये चीज़ कभी नहीं कर सकता है।
समझे। वो हर के लिए अलग अलग उसका दवाई है। गांव में क्या होता है, कुछ बीमारी हो आपका सब में टैक्सोल मारते जा रहा है, समझे। तो कहने का मतलब हुआ है कि विशिष्ट चीज़ किस में होगा, तो बॉटम अप में होगा, समझे। इसमें आदमी के शब्द वाक हम लोग क्या जो नियम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, बात समझ आया, नियम के, क्योंकि इसमें बताया ना, इसमें नियम को यानी इस प्रक्रिया के समय नियम बनाए रखते हैं, ये जो स्टेप है उसको हम बना कर रखते हैं, इसमें डायरेक्ट हम मतलब अथी नहीं करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। सुरती लेख हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण उर्दूमुखी के अंतर्गत आएंगे, विशिष्ट चीज़ बोलेगा, फिर हु बहू बोलेगा, समझे, ये सब किस में आएगा, नियम की बात करेगा, समझे। शब्द कहेगा कि इसमें हर शब्द को क्या किया जाता है, ये लिखा है ना कि इसमें हर शब्द को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है, बात समझ गए। ये सब चीज़ उर्दूमुखी यानी बॉटम अप है। इसमें याद रखिएगा मुख्य विचार, सारांश निकालना, निष्कर्ष निकालना, अनुमान निकाला, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न, ये सब किस में आएगा आपका, अधोमुखी यानी टॉप डाउन में आएगा, समझे। इसमें हु बहू हम नहीं सुनकर लिखते, इसमें बच्चा संकेत। आइए कुछ क्वेश्चन अब देखिए। लेखन प्रक्रिया जो है, लेखन उपागम 2 प्रकार का होता है, समझे। तो पहले आपको हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, तब इसको हम 2-3 को और टॉपिक है इसमें बता देंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी 2 श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ है, यानी श्रवण कौशल ही कह रहा है कि ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ है। पहला है शब्द तथा वाक्य को पहचानना। देखिए आपको बताए थे कि किसमें हम शब्द वाक्य को पहचानते हैं, तो आप जानते हैं किसमें करते हैं, तो उर्दूमुखी यानी बॉटम अप में करते हैं, जो अभी आपको बताया है। दूसरा है कि विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना। देखिए मुख्य शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वो टॉप डाउन अप्रोच यानी अधोमुखी में करते हैं। यहाँ पूछ रहा है किसके, उर्दूमुखी यानी आपका बॉटम अप पूछ रहा था। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, लेकिन और भी 2 ऑप्शन होगा। कह रहा है विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, तो अनुमान लगा किसमें होता है, तो आपका टॉप डाउन में होता है, ये भी नहीं होगा। प्रक्रिया के समय निवेश मतलब वही नियम को बनाए रखना, यानी जब हम प्रोसेस में रहेंगे तो नियम को, जब कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय नियम को बनाए रखेंगे, तो ये भी आपका क्या है, उर्दूमुखी यानी बॉटम अप का अप्रोच का उदाहरण है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ए और ए नंबर, और क्या नंबर हो जाएगा, डी नंबर, और जो बी और सी है वो किसका हो जाएगा, तो आपका बॉटम टॉप डाउन का है, और जो आपका ए और डी है वो किसका है आपका, तो बॉटम अप का है, यानी उर्दूमुखी का है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका ए और डी हो जाएगा। ए और डी की 2 नंबर ऑप्शन है, यानी ए और डी क्या है, उर्दूमुखी रणनीति है, और सी और बी क्या है आपका, तो ये आपका टॉप डाउन यानी अधोमुखी रणनीति है। समझ गए होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है। यानी देखिए वही चीज़ मुख्य विचार के बात कर रहा है, अनुमान लगाना, तो जहाँ भी सब वर्ड आएगा तो किसमें आ जाएगा, वो अधोमुखी यानी आपका टॉप डाउन अप्रोच में आ जाएगा, समझे। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, समझे। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लेकिन जो लेखम उपागम था वो पढ़ा देते, बहुत क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपका सब चीज़ एकदम आराम से समझ आ जाएगा, समझे। अब आपको हम पढ़ाते हैं आपका, अब आपका है ये आपका बॉटम अप अप्रोच हो गया। आप देखते हैं लेखम उपागम। देन लेखम उपागम जो होता है ये भी 2 तरह का आता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक होता है आपका उत्पाद उपागम जिसे प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं, दूसरा होता है प्रक्रिया उपागम जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर 1 में भी पूछा है, पेपर 2 में भी, मतलब लैंग्वेज 1 पेपर 1 के लैंग्वेज में पूछा है, पेपर 2 के भी लैंग्वेज में पूछा है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। 1 मिनट रुक दिए तो फोन चार्ज में लगा लेते हैं। अब देखिए, अब लेखम उपागम में हम लोग आते हैं, तो देखिए बॉटम जो आपका उत्पाद उपागम है और प्रक्रिया उपागम क्या होता है। तो देखिए लेखन की प्रक्रिया उपागम क्या है, तो लेखन की प्रक्रिया उपागम की निम्नलिखित सोपान है। देखिए ये आपका जो होता है पॉजिटिव होता है, समझे, कि ये इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोसेस से कोई चीज़ चलते हैं, समझे। जैसे आगमन विधि आप पढ़े थे, आगमन विधि में क्या था कि पहले हम बच्चा को उदाहरण देते थे, तब बच्चा को बताते थे ऐसे ऐसे, तब हम लास्ट में वो चीज़ करते थे, समझे। तो लेखन की जो प्रक्रिया उपागम होती है उसकी निम्नलिखित सोपान है। पहला है मानस मंथन। मानस मतलब मस्तिष्क, मानस मतलब मस्तिष्क, मंथन मतलब उसमें कुछ सोचना। मंथन जिसे आप लोग कैसे दूध को जितना ज़्यादा उसको मथिएगा उतना ज़्यादा उसमें से क्रीम निकलता है, यानी मक्खन निकलता है, वैसे ही अपने मस्तिष्क में कोई चीज़ सोचिएगा जितना, उतना ज़्यादा आपका विचार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, यानी मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों को उत्पन्न होना क्या कहलाता है आपका
मानस मंथन, यानी जितना ज़्यादा आप मस्तिष्क में सोचिएगा कोई चीज़, उतना ज़्यादा आपका कोई समस्या के प्रति आपका क्या आएगा, विचार आएगा। तो जो विचारों को डायरेक्ट भी पूछा है कि मानस मंथन क्या होता है, समझे। तो वो पूछेगा लेखन प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या होता है, तो आपका क्या होता है, तो मानस मंथन होता है, जिसमें विचारों को हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, समझे, कोई समस्या के समाधान के लिए, समझे। दूसरा है आपका रूपरेखा, आउटलाइनिंग, इसको आउटलाइनिंग बोलते हैं। आउटलाइनिंग, ये देखिए होता क्या है आपका, रूपरेखा क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि लेखन प्रक्रिया में लेखन की रूपरेखा पहले थे। देखिए अपने मस्तिष्क में हम कोई बताएंगे ना, बनाएंगे ना कि हमको जब विचार आ जाएगा कि क्या करना, तो उसके बाद हम मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनाइएगा कि हमको कैसे इसको क्या करना है, कि इसको हमको अथी करना है, लिखना है, जो भी चीज़ करना है। तो एक तरह का आउटलाइन बनाता है, हमें मस्तिष्क में एक तरह का हम विचार क्रिएट करते हैं कि हमको ऐसे बनाना है, तो उसे रूपरेखा कहते हैं। कि लेखन प्रक्रिया में लेखन की रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है, समझे। तीसरा होता है प्रारूपण, यानी ड्राफ्टिंग करते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी जो चीज़ सोचे हैं उसको कॉपी पर एक रफ टाइप के लिए क्या करते हैं, उसको लिखते हैं रफ टाइप के लिए। ड्राफ्टिंग उसको बोलते हैं, यानी लेखन सामग्री पर समस्त बातों को पूरा करते हुए लिखना, जो चीज़ आपके दिमाग में कैसे करना है उसको एक कॉपी पर लिखते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति या दोहराव, जब लिख लेते हैं तो उसको देखते हैं कुछ गलती उलती तो नहीं हुआ है, यानी पूर्व के प्रारूप पर संशोधन तथा दोहराईकरण, यानी पढ़ते हैं संशोधन होने वाला तक कर देते हैं। लास्ट में प्रूफ रीडिंग, अब जब पढ़ लेते हैं कुछ गलती उलती क्या है तो एक प्रूफ रीडिंग देते हैं। यानी प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि अब इसको अब क्या करेंगे कि अब देख लेंगे, फाइनल करेंगे, कुछ गलती तो नहीं रखा है, लास्ट में उसमें भाषा शैली सब देखेंगे। वही लिखा है कि लेखन प्रक्रिया की सामग्री की समीक्षा करना और भाषा शैली जो ज़्यादा हो गया होगा उसको काट देंगे, यानी समझिए कि डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, समझे। प्रूफ रीडिंग में क्या होगा कि लेखन प्रक्रिया सामग्री की समीक्षा करना और भाषा शैली, वर्तनी में शुद्ध है कि नहीं कोई चीज़ लिखे हैं, वर्तनी आदि की खामियों को तलाश करना, है कहलाता है हमारा प्रूफ रीडिंग कहलाता है, समझे। और लास्ट जो होता है जब प्रूफ हो गया तो अंतिम उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। अब ये चीज़ फाइनल हो गया है तो लिखा है कि यह अंतिम प्रक्रिया है जिसमें लेखन कार्य को अंतिम रूप दिया जाता है, समझ गए होंगे। यानी 6 स्टेप में आपका लेखन प्रक्रिया जो है चलता है। पहला आपका क्या हो गया, मानस मंथन, दूसरा हो गया रूपरेखा, तीसरा हो गया ड्राफ्टिंग, चौथा पुनरावृत्ति और दोहराए, उसके बाद होता है चौथा के बाद पांचवा हो गया प्रूफ रीडिंग और छठा हो गया अंतिम आपका प्रारूप होता है, समझे, फाइनल ड्राफ्ट कहते हैं इसको। यह अंतिम प्रक्रिया है जिसमें लेखन कार्य को अंतिम रूप दिया जाता है। 6 स्टेप याद रखिए, इसी में देखिए ये जो लेखन की प्रक्रिया उपागम है ये बाल केंद्रित उपागम है। बाल केंद्रित करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें बच्चा के स्टेप बाय स्टेप पहले उदाहरण, जैसे आगमन विधि आपका बाल केंद्रित था ना, इसमें उदाहरण देते हैं, इसमें समय भी आपका अधिक लगेगा क्योंकि स्टेप से हम चल रहे हैं। तो पूछेगा कि लेखन की जो प्रक्रिया उपागम होती है क्या होती है, तो ये बाल केंद्रित उपागम है, समझे। अब आते हैं उत्पाद उपागम, जिसे हम लोग प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं। तो यह शिक्षक केंद्रित उपागम है, इसमें डायरेक्ट हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, इसमें स्टेप कोई नहीं आता, डायरेक्ट हम काम किया, डायरेक्ट हमको रिजल्ट चाहिए, समझे। जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर बल, देखिए इसमें बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम पढ़ लिए तो हमको डायरेक्ट हम रिजल्ट दीजिए, नहीं करता था कर्म कीजिए फल का चिंता नहीं कीजिए, तो ये फल उल का चिंता नहीं करेगा, डायरेक्ट कर्म कीजिए, हमको डायरेक्ट फल मिलना चाहिए, हम काम किए तो हमको फल मिलना चाहिए, समझे। तो ये चीज़ आपका उत्पाद उपागम हो गया। तो यह शिक्षक केंद्रित उपागम है जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर बल नहीं देता है। उत्पाद लेखन शिक्षण का ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों के अंतिम उत्पादन पर ध्यान, अंतिम उत्पाद पर डायरेक्ट रिजल्ट पर क्या करता है कि ध्यान देता है। तो याद रखिएगा प्रक्रिया उपागम और उत्पाद उपागम, क्वेश्चन बहुत करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं व्याकरण सीखने में 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है हमारा घोषणात्मक ज्ञान जिसे डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं, एक होता है हमारा कार्यविधिक ज्ञान जिसे प्रोसीड्यूरल नॉलेज बोलते हैं, समझे। अब आपका घोषणात्मक ज्ञान क्या है, तो देखिए इसमें हम भाषा के संरचना के बारे में, यानी भाषा की क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, बारे में ज्ञान, संरचना के बारे में ज्ञान, वर्णन करना, उसके संरचना के बारे में ज्ञान अर्जित करना, उसके बारे में वर्णन करना, सीमित अभ्यास, ये सब जब लागू होता है इसे घोषणात्मक, यानी घोषणात्मक ज्ञान में सिंपल याद रखिएगा कि हम भाषा की संरचना को समझते हैं, समझे, भाषा के ज्ञान को समझते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो ये घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। कार्य विधिक, विधि का मतलब ऐसे भी आप नियम जानते हैं, विधि मतलब क्या होता है नियम, यानी इसको प्रोसीड्यूरल नहीं, प्रोसीड में इसको लाइए, यानी कार्य विधिक ज्ञान मतलब होता है व्याकरण सीखने में कार्य विधिक ज्ञान को वे ज्ञान है जिसमें व्याकरण के प्रकारों को लागू करना, यानी कैसे इसको लागू करना, यानी नियम आपको पता होगा तब ना आप लागू कीजिएगा, अरे नियम पता होगा तब ना कोई चीज़ पर लागू कीजिएगा, उसमें हम संरचना को समझते हैं सिर्फ,
समझे। कैसे एक तरह का पढ़ते हैं, एक तरह का बोलते हैं संरचना को समझते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन इसमें घोषणात्मक में, और इसमें क्या होता है कि हम लागू कैसे करना था। जब तक आपको नियम नहीं पता होगा अब लागू कैसे कर दिया, उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके, यानी वही चीज़ें नियम पता होगा तभी ना उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझे। अब मोबाइल कैसे चलाना, मोबाइल के बारे में आपको नहीं पता होगा, उसका नियम नहीं जानिएगा तो बताइए मोबाइल आप चला पाइएगा। गूगल मीट है, कोई भी चीज़ है आपका, उसका नियम पता होना चाहिए आपको, समझे। तो लिखा है कि लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ। इसमें लिखा है कि इसमें विधि नियम के बारे में बताया गया, यानी कार्यविधिक में क्या विधि या नियम के बारे में बताया गया। इसमें लिखा है कि अब देखिए व्याकरण क्या होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र क्या कहलाते हैं। व्याकरण में क्या शुद्ध शुद्ध बोलना और क्या पढ़ना सिखाती है। तो बताइए लिखा है कि भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधित नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र क्या कहलाता है, आपका व्याकरण कहलाता है, समझे। अब देखिए इसमें आप हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान समय में कई हमारा शास्त्रीय भाषा है, तो 6 शास्त्रीय भाषा है हमारा। कौन कौन, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा या उड़िया है, समझे। याद रखिएगा 6 गो, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़ीसा उड़िया, समझे। 6 हमारा इसी भी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी हमारा प्रशासनिक भाषा बोलिए या राज्य भाषा बोलिए या कार्यकारी भाषा बोलिए, इंग्लिश में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी जो होता है सह जैसे लग जाएगा किसी में, सह कार्यकारी बोले, सह राजभाषा बोले, फिर आपका प्रशासनिक भाषा बोले, समझे। तो ये सब किस में हो जाएगा, तो इंग्लिश हो जाएगा, समझे। फिर हमारा संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है 8वीं अनुसूची में, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये तो आपका हो गया, तो ये क्वेश्चन तो करवा ही दिए हैं। शब्द वाक्य पहचानना था आपका ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, विमर्श तो आपका ये आपका अधोमुखी हो जाएगा कि मुख्य शब्द बोल रहा है। फिर आपका है अनुमान लगाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये भी आपका टॉप डाउन अप्रोच यानी अधोमुखी हो जाएगा। इसमें बोला निवेश यानी नियम बनाए रखना, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा ऊर्ध्वमुखी है, यानी इसमें तो आंसर ए और क्या था आपका डी था। ये भी जान गया। तो मुख अति दे दिया है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मुख दे दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा अधोमुखी हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा, समझे। अब आते हैं क्वेश्चन कि लेखन का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा सीखना, मतलब सीखना यानी एक तरह का स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा है कि लेखन का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा सीखना, लेखन के द्वारा सीखना को स्पष्ट करा दे, आपका कौन हो जाएगा, लेखन की प्रक्रिया उपागम होगा, समझे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है। देखिए आपको बताया थे इसमें एक तरह का हम कल्पना करते हैं, यानी स्वयं को किसी का स्थान पर रख कर कोई चीज़ सोचते हैं। तो लिखा है पहला ऑप्शन, कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए। इसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात भी हुई है, तो एक कल्पना कर रहे हैं दूसरे का स्थान पर रख के, चीज़ क्या है हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव, इसी को बोलते हैं, समझे। नाग को जाने रिलेटिव आरक्षण पत्र भरना, ये सब तो कोई चीज़ है नहीं, समझे। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका 15 का ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब कौशल दो तरह का होता है, ये तो आपको पढ़ाए थे, लेकिन इसमें देखिए यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। एक आपका होता है BICS, एक का बोलते हैं फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट होता है BICS, यानी बेसिक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब ही होता है आपका दो व्यक्ति में आप परस्पर जब संवाद करते हैं, समझे, तो उसी को हम लोग इंटरपर्सनल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, समझे। दूसरा जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, कोई आदमी से बातचीत करते हैं, इसमें हम ज्ञान का वृद्धि नहीं होता है, एक दिन ध्यान में रखिएगा। यानी BICS से क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि नहीं होता है, इसमें दो व्यक्ति में हम परस्पर संवाद करते हैं, फोन पर बात किया, डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन जो बात करते हैं, समझे, वो हमारा क्या होता है, दिन प्रतिदिन किसी बात कर रहे हैं तो ज्ञान वान की वृद्धि नहीं, कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अपने मन से, समझे। ये मान लीजिए तो क्या होता है हमारा CALP होता है, यानी इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, मतलब इसको बोला जाता है, यानी संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषिक निपुणता कहते हैं, प्रोफेंसी होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं CALP, समझे। और BICS में रोज प्रतिदिन की हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वही क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है, कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करते। देखिए दिन प्रतिदिन का विषय दिया, जहाँ भी दिन प्रतिदिन बोले, दिनचर्या बोले, इस सब का शब्द का जहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा BICS हो जाएगा, समझे। और बाद में प्रत्येक समूह को एक एक विद्यार्थी को देती है तथा पूरी कक्षा सामने एक समूह में बातचीत के लिए कहते हैं। जहाँ भी आपको कहेगा कि
प्रतिदिन के टॉपिक पर बात करवा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा BICS हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। जहाँ वही कहता है कि हम अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए अमूर्त चिंतन करें। अमूर्त चिंतन कब करेंगे, जब हमारे पास संज्ञानात्मक भाषा का ज्ञान होगा, तब ना, नॉलेज होगा, तब ना अमूर्त चिंतन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन से सोपान सम्मिलित है। तो पहला है, देखिए आपको बताए थे मानस मंथन होता है, उसके बाद हम लोग लेखा बनाते हैं, फिर प्रारूप बनाते हैं, फिर प्रारूप को क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, फिर पांचवा में क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रूफ रीडिंग देते हैं, और छठा क्या होता है, अंतिम आपको ड्राफ्ट मतलब अंतिम प्रारूप देते हैं। तो पहले ही प्रारूपण दे दिया है, गलत दे दिया है। रूपरेखा पहले दिया 80 नंबर है, पहले मानस मंथन दिया है, रूपरेखा दिया है, प्रारूपण दिया है, पुनरावृत्ति दिया है, प्रूफ रीडिंग दिया है तथा अंतिम प्रारूप लिखना है। आपका क्या हो जाएगा कि अब सबसे पॉजिटिव है, यही आंसर क्रम में चलता है, यानी 148 का 3 नंबर हो जाएगा। समझे। अगला है, निम्नलिखित लेखन कार्य लिखने के लिए किस प्रकार के अंतर्गत आता है। कल्पना कीजिए कि कहानी में आप रविंद्र है, किसी एक दिन के अपने अभाव को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य हो जाएगा। समझे। कल्पना करना क्या है, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य होता है। समझे। अगला है कि कौन सी श्रवण प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीति अपनाती है। मुख्य विचार, देखिए मुख्य विचार जहाँ बोलेगा तो आप टॉप डाउन में चल जाइएगा। अनुमान लगाना, हस्तक्षेप करना, सार निकाला, ये सब किसमें होता है, आपका टॉप डाउन अप्रोच यानी आपका अधोमुखी में हो जाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा, अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण कौशल हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा श्रवण का ऊर्ध्वमुखी, बॉटम अप का हिंदी में क्या करते हैं, ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। समझे। यहाँ गलती में स्प्रिंट हो गया, अधोमुखी लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। समझे। तो निम्नलिखित में कौन सा श्रवण का ऊर्ध्वमुखी बॉटम अप कौशल नहीं है। देखिए वो बोला है बॉटम अप नहीं है। समझे। तो देखिए खास विवरणों को पहचानना बॉटम अप होता है, विवरण छांटना ये भी बॉटम होता है, जोड़ दिए गए शब्दों, जो शब्द हम जोड़ देते हैं उसको ढूंढना। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है टॉप डाउन का, यानी मुख्य बिंदुओं को ढूंढना है, क्या है आपका टॉप डाउन, यानी अधोमुखी का क्या है आपका, अधोमुखी ये क्या है, अधोमुखी का क्या है, ये हमारा मतलब पॉइंट है, यानी ये टॉप डाउन का है। ये सब क्या है, तीनों आपका क्या है, बॉटम अप कौशल का बोल रहा है, नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, मुख्य बिंदुओं को ढूंढना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 4 नंबर हो जाएगा। बोल रहे हैं नहीं, तो हमको नहीं वाला देना होगा। समझे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को, देखिए यहाँ बोल रहा है कि हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देती है। आपको बताया था ना कि टॉप डाउन में क्या करते हैं, हम हूबहू उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, और आपको बॉटम में बताया था कि हम हर शब्द को महत्व देते हैं। जितना भी शब्द है हम राम एंड श्याम लिख देंगे, यहाँ तो एंड का भी महत्व है, कुछ राम का भी महत्व है, श्याम का भी महत्व है। समझे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉटम अप में हम हर शब्द को महत्व देते हैं। समझे। तो बोलेगा कि यहाँ पर महत्व नहीं देती है, तो ये क्या करवा रही है, तो ये करवा रही है आपका क्या, तो ये टॉप डाउन करवा रही है, यानी आपका ये क्या, अधोमुखी कौशल करवा रही है। जहाँ भी बोलता है हर शब्द का महत्व दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, बॉटम अप हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। अब आप लोग को समझ आ रहा होगा, जहाँ पर हम प्रत्येक शब्द का महत्व देंगे वो आपका बॉटम अप, जहाँ नहीं देंगे वो टॉप डाउन। ऊपर से जाएंगे तो बहुत चीज़ को इग्नोर कर देंगे, जब शुरू से बेसिक्स पढ़ेंगे तो हर प्रत्येक चीज़ ना हम पढ़ते चलेंगे। समझे। तो यहाँ बोला है कि नहीं महत्व देती है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो अधोमुखी यानी टॉप डाउन प्रक्रिया हो जाएगा। समझे। आगे आपका क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषिक निपुणता, वही हो गया कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो होता है आपका, ये क्या संकेत करता है। तो आपको बताया था ना, इसमें हम अमूर्त, हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित होता है। समझे। दिन प्रतिदिन तो आपका ये हो गया आपका BICS का हो गया, संप्रेषणात्मक संप्रेषण वही चीज़ हो गया। समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 1 नंबर हो जाएगा, जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 147 का, तो ए नंबर हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन है कि लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लिखना सीखना क्या संकेत करता है। तो ये आपका संकेत करता है, यानी चरण, विभिन्न चरण से हम चल रहे हैं। तो पर 6 चरण में हम लोग चलते थे ना, पहले मानस मंथन करते थे, रूपरेखा बनाते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ड्राफ्ट बनाते थे, चौथा में उसको दोहराते थे, पुनरावृत्ति करते थे, पांचवा में हम प्रूफ रीडिंग देते, छठा में हम क्या करते थे, तो हम अंतिम प्रारूप बनाते थे। ये लिखने का क्या है, चरण दर चरण बोला है, गुजरते हैं, तो लिखने की प्रक्रिया उपागम है। इसमें तो हम डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं। समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 145 का, तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अधोमुखी श्रवण, अधोमुखी मतलब हो गया कि आपका टॉप डाउन अप्रोच के बारे में पूरा जा रहा था। टॉप डाउन अप्रोच कौन कौन होगा, तो पहला बहुविकल्पी बताया, बहुविकल्पी प्रश्न किस में आएगा, आपका बॉटम अप में आएगा, याद होगा तो देख लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट एग्जैक्ट जब आंसर होगा ना तो वो आपका बॉटम अप में आता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न का भी एग्जैक्ट आंसर होता है, समझे। जैसे मान लीजिए जो आदमी पढ़ा हुआ है पूछेंगे बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना, जो नहीं पढ़ा है तो आजादी में पटना दिल्ली सब करते रहेगा, समझे। तो बहुविकल्पी, जब देखिए एग्जैक्ट हम कोई चीज़ बेसिक से पढ़ते हुए चीज़ कभी भूलते नहीं, एग्जैक्ट हम बताते हैं, ऊपर जहाँ पर पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है, ये आपका बॉटम अप होता है। देखिए एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न इसमें कल्पना करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये टॉप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा टॉप डाउन हो जाएगा। फिर आज श्रुति लेख में भी हम वही चीज़ लिखते हैं जो टीचर बोलता है, तो ये भी आपका बॉटम अप हो जाएगा। सारांश लिखना है, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये टॉप डाउन हो जाएगा। यानी कह रहा है, कथी पूछ रहा है आपका, यानी अधोमुखी पूछ रहा है, यानी टॉप डाउन ही पूछ रहा है। तो आपका बी और डी क्या हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव और सारांश लिखना है, क्या हो जाएगा, बी और डी। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में है, ये क्या आ जाएगा हमारा अधोमुखी कौशल। वही कहता है कि बताइए ऊर्ध्वमुखी कौन होगा, यानी बॉटम अप कौन होगा, तो आपका ए और क्या हो जाता है, सी हो जाता है। यानी 143 का पूछ रहा है अधोमुखी, यानी टॉप डाउन पूछ रहा है, तो टॉप डाउन क्या हो जाएगा आपका, तो बी और डी, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रोता सुनते समय विशिष्ट तथ्य सुनता है, शब्दों के समूह को पहचानता है शब्दक्रम। देखिए यहाँ करा विशिष्ट, जहाँ भी विशिष्ट बोल देगा शब्दों को समूहों को पहचानता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऊर्ध्वमुखी, यानी ये हमारा बॉटम अप अप्रोच, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। वही करता है कि विशिष्ट नहीं मुख्य बातों को सुनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अधोमुखी हो जाता है, समझे। अब इजी है, बहुत इजी मतलब ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है कि आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेरणात्मक कौशल, यानी जो भी आपका BICS होता है उसमें क्या होता है, तो हम बताया था उसमें दिन प्रतिदिन का बात हम बतियाते हैं, यानी आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए, वही कल्पना करने वाला बात है कि अपने मित्र को उस दिन का अनुभव बताइए। एकदम बहुत बार पूछा है इसको, एक्स्ट्रापोलेटिव क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कहते हैं, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 116 का सी नंबर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, आगे आगे क्वेश्चन 112 नंबर, एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु, जहाँ मुख्य बिंदु अनुमान लगाना बोल दिया ना, कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना, अधोमुखी यानी आपको टॉप डाउन बता देना है, समझे। एकदम सिंपल है, जहाँ बोलता था मुख्य बातों को, शब्दों को, वाक्यों को विशिष्ट करते हैं, तो विशिष्ट जहाँ बोल देगा तो आपका बॉटम अप्रोच हो जाएगा। जहाँ मुख्य बात बोल दिया तो आपका टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा, यानी अधोमुखी हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है मुख्य बिंदुओं को, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखन कार्य किस, कल्पना जैसे बोल देगा कुछ आगे, बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन बोल दीजिएगा, पेपर 2 में तो सबसे ज़्यादा आया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन बॉटम अप प्रक्रिया है, तो कह रहा है मुख्य बिंदु, तो आगे कुछ नहीं निकलना है, और दूसरा विशिष्ट बारीक, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका टॉप डाउन हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा हमारा, विशिष्ट बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बॉटम अप हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या आंसर होगा, तो ये आपका क्या था, आपका ए आपका टॉप डाउन था, देख लीजिए ए क्या हो गया आपका, ए यहाँ दिया, ए टॉप डाउन है और बी क्या है हमारा, बॉटम है, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन है। बी क्या है हमारा, बॉटम अप है, और यानी विशिष्ट बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉटम अप हो जाएगा। और जब यहाँ मुख्य बात बोल रहा है तो क्या, टॉप डाउन, यानी बी यहाँ पर बॉटम अप, ए क्या हो गया, यानी बी नंबर इसका 140 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा जैसे सब जो प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग, इस सब अंतिम प्रकार किसमें आता है, आपका प्रक्रिया उपागम में आता है। किसमें आता है हम, ये प्रक्रिया उपागम में आता है, समझे। आगे क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनता है, समझाते दे, विशिष्ट जहाँ बोल देगा तो दिमाग में हमको क्या रखना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो वो बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया हो जाएगा, समझे। विशिष्ट जहाँ बोल देगा तो क्या हो जाएगा, बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया हो जाएगा, यानी 109 का डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बॉटम अप श्रवण गतिविधियाँ है, कौन सा टॉप डाउन। सारांशीकरण दे दिया, जहाँ भी सारांश का बात करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो टॉप डाउन हो जाएगा, और जहाँ भी श्रुति लेख सब का बात करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बॉटम हो जाएगा। यानी ए आपका टॉप डाउन है, देख लीजिए यहाँ है ए टॉप डाउन गतिविधि है, और बी बॉटम, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, समझे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। ए क्या है, टॉप डाउन एक्टिविटी है, और बी क्या है हमारा,
तो हमारा बॉटम ऑफ है, समझे, यानी बात समझ गए होंगे। इसका 39 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलिंग। देखिए ट्रांसलिंग जो होता है ना, ट्रांसलैंग्वेजिंग जो होता है, इसमें हम जब बच्चा को हम उसी के भाषा में सिखाते हैं, बच्चा को उसकी विषय वस्तु उसी के भाषा जो वहाँ उसकी भाषा है बच्चा को, उसी को हम लोग ट्रांसलैंगिंग बोलते हैं। यानी सी नंबर 117 क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। जब बच्चा को शिक्षार्थियों की विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना, उसे ट्रांसलैंग्वेजिंग बोलते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को ढूंढते समय उस पर सीमा सृजित करने, देखिए मुख्य बिंदु दे दिया था, दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, आंसर क्या टिक करना है, तो टॉप डाउन में जहाँ भी बोलेगा, निष्कर्ष भी दे दिया है, आंसर क्या हो जाएगा आपका टॉप डाउन युक्ति हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थियों को किस तरह मदद मिलती है। हम लेखन में चरण दर चरण चलते हैं ना, तब तो अनेक बार लिखने के माध्यम से सीखते नहीं, शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने कई चरणों से गुजरना। हम सही बात है कि शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए क्या होता है, इसको कई चरणों से चलना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधारभूत अंतर व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल क्या है, तो देख लीजिए दिन प्रतिदिन जहाँ ऑप्शन में होगा, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अमूर्त चिंतन विचारों के लिए भाषा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कैल्प हो जाएगा, यानी आपका CALP हो जाएगा, कैल्प जिसे बोलते हैं, समझे, यानी 147 का ए नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कार्य लेखन किस श्रेणी में आएगा, कल्पना कीजिए, जहाँ भी कल्पना वाला बात आ जाएगा तो क्या एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है, उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को उस सुनाए गए अनुच्छेद के निकट अर्थ को लिखना, निकट मतलब उससे निकट करके अर्थ को लिखना है, बिल्कुल वही वर्ड और वही शब्द और वाक्य नहीं लिखना है। आपको बताया था हू बहू हम क्या लिखते हैं कि आपको किस में लिखते हैं, तो उर्दूमुखी में लिखते हैं। हू बहू किस में नहीं लिखते हैं, वही नहीं लिखना है, तो हमको टॉप डाउन में लिखते हैं। यानी हमको मास्टर बोला मैंगो लिखने के लिए, हम आम लिख दिए, तो ये क्या हो गया हमारा उससे रिलेटेड वर्ड हो, लेकिन कह रहा है बिल्कुल वही वर्ड शब्द लिखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो उर्दूमुखी यानी बॉटम अप हो जाएगा, ये आपका टॉप डाउन हो जाएगा। तो कह रहा है कि नहीं लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ हमारा अधोमुखी प्रक्रिया हो जाएगा, यानी 139 का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। जब वही कहता है कि सेम टू सेम लिखता है तो उर्दूमुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रिया से, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना है, एक रूपरेखा तैयार करना, नोट करना वही मानस मंथन हुआ, रूपरेखा तैयार करना, पहले प्रारूप बनाना, ये सब किस में आएगा, तो ये प्रक्रिया उपागम, यानी ये आपका किस में आएगा, लेखन की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया वही चीज़ हुआ प्रतिक्रिया उपागम में आएगा, समझे। आगे आपका क्वेश्चन है कि संरचना के बारे में ज्ञान, आपको बताया था ना कि कार्यविधिक ज्ञान और एक घोषणात्मक ज्ञान बताया था। देखिए संरचना के बारे में बोलेगा ना कि भाषा की संरचना को हम समझते हैं, उसके वर्णन करते हैं, तो एकदम दिमाग में क्या रखिएगा, ये घोषणात्मक ज्ञान होता है, समझ गए। इसे क्या कहते हैं हम लोग, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। और कार्यविधिक में हम क्या उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लागू करना है, उसके नियम को जानते हो, कार्यविधिक ज्ञान होता है, यानी 115 का डी नंबर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुति लेख देती है, वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से वो एकदम सेम टू सेम बोल रहा है, कि एकदम हू बहू बोल रहा है लिखने के लिए, तो बताइए क्या ऐसा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं उर्दूमुखी, यानी बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। जब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखता तो आपका क्या हो जाता है, अधोमुखी, यानी उससे निकटतम यानी कोई दूसरा रिलेटेड करके वर्ड लिखता तो आपका अधोमुखी, लेकिन यहाँ सेम टू सेम बोला है तो उर्दूमुखी यानी बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, समझे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 110 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब BICS के बारे में पूछ रहा है, तो BICS क्या होता है, दिन प्रतिदिन की भाषा होती है, भी आप जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित अब लेखन कार्य है, तो एक्सप्लोरेटिव क्या होता है हमारा, तो ये हमारा एक्सप्लोरेटिव होता है। अगला है कि व्याकरण सीखने में कार्यविधिक ज्ञान को डैश के रूप में जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, तो व्याकरण के हम प्रकारों को लागू करना, कैसे लागू करना है और इस्तेमाल करने के तरीके से इसका हो जाएगा, समझे। इसमें क्या करेंगे हम कि इस्तेमाल कैसे करना है, नियम पता रहेगा तब ना उसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसी को कार्यविधिक ज्ञान हम लोग कहते हैं। अगला है कि शिक्षार्थी अनेक पड़ाव मतलब अनेक स्टेपों से गुजरता है, तो क्या होता है, तो हमारा प्रक्रिया उपागम होता है, समझे। अगला है
कि आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल BICS क्या है, तो आपको बताए थे। इसमें हम दिन प्रतिदिन परस्पर बात करते हैं, परस्पर क्या करते हैं कि भाषा की आवश्यकता होती है बात करने के लिए। 148 से क्या हो जाएगा आपका, तो आपका सी नंबर। परस्पर न इंटरपर्सनल बोले गए तो इंटरपर्सनल यानी परस्पर न उससे बात करेंगे, समझे। तो ये आपका 148 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियाँ, कक्षा में 500 में बांट पूर्ण समूह में दिन प्रतिदिन का विषय दे दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल होगा। अगला है निम्नलिखित में लिखने के प्रक्रिया में शामिल चरणों की पहचान करें। तो चरण कौन कौन होगा, तो रूपरेखा बनाते नहीं है, हाँ विचार एकत्रित करना वही मानस मंथन हो गया, संपादन करना यानी एक तरह का रूपरेखा बनाना, प्रारूप बनाना, अंतिम ये आपका क्या हो गया, यही आपका। इसमें 4 ही स्टेप दिया, 2 गायब कर दिया, फिर भी आपका सबसे रूपरेखा पहले नहीं बनाते हैं, न योजना बनाते हैं, न रूपरेखा, पहले हम मानस मंथन यानी विचार एकत्रित करते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी 137 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षार्थी लेखन करने के, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, प्रक्रिया उपागम कहते हैं, समझे। आगे है कि कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है, तब उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। सेम टू सेम बोलेगी लिखने के लिए, क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऊर्ध्वमुखी यानी बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। और वही कहता है कि सेम टू सेम नहीं लिखना है, समझे, तो यानी उससे निकट से लिख सकते हैं, या सेम टू सेम नहीं लिखता तो क्या हो जाएगा हमारा, अधोमुखी हो जाता है, समझे, यानी टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक रूप से शैक्षिक भाषा निपुणता, वही आपका CALP होता है। तो ये आपका क्या है, तो ये क्या है कि दिन पर दिन तो नहीं होता, BSc मतलब जो आपका BICS होता है उसको बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। ये आपका पार्टी वाला भी वही हो जाएगा आपका, हाँ अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशल के लिए भाषा का प्रयोग करना, ये आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं CALP इसको बोलते हैं, समझे, यानी आपका 115 का सी नंबर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लेखन प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है। लिखा है कि A नंबर में कि आप अभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्ते के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए, अंतिम मसौदा। ये क्या होगा हमारा, तो हमारा प्रक्रिया उपागम होगा, जिसमें उसमें हम विचार को जमा करते हैं, समझे, फिर उसके बाद हम मसौदा बनाते हैं, सब चीज़ आएगा, ये सब किस में आएगा, हमारा प्रक्रिया। करा सांप की आत्मकथा पर 200 डायरेक्ट रिजल्ट रहेगा, सांप पर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई प्रक्रिया है इसका, आप स्टेप में डायरेक्ट सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखे, तो डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट कर दिए, इसमें डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। तो यानी ए क्या हो गया आपका प्रक्रिया उपागम है, और बी क्या है हमारा उत्पाद उपागम है, समझे। अगला है कि लेखन के उत्पाद उपागम निम्नलिखित में कौन सा कथन है, यानी उसमें डायरेक्ट एक बार किए गए अभ्यास में हम काट कूट नहीं, एक बार में काम करते हैं, हमको डायरेक्ट उसी समय रिजल्ट चाहिए थे, यही एक बार में किए गए अभ्यास के रूप में लेखन है, समझ गए। और एक चरण से अन्य चरण और बढ़ना, तो आपका प्रक्रिया उपागम में होता है, समझे। अब प्रक्रिया के रूप में लिखनी, तो प्रक्रिया है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 143 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती है, पता कीजिए कि इनमें से कौन सा बुनियादी अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषणात्मक कौशल है तथा कौन सा ज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा निपुणता है। वो अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उसके देखिए संवाद यानी बातचीत कर रही है, इससे ज्ञान का वृद्धि नहीं हो रहा है, तो ये आपका BICS हो जाएगा। अपने भौतिक विज्ञान कक्षा में नोट्स लेती है तथा प्रयोग की रिपोर्ट बनाती है, ये उसका स्वयं का ज्ञान विकसित होगा, ये आपका CALP हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब क्या, A नंबर जो है क्या है आपका BICS है, और B नंबर क्या है CALP है, समझे। अगला है कि निम्नलिखित कौन सी गतिविधि ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित। ऊर्ध्वमुखी यानी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बॉटम अप होगा, बॉटम अप में श्रुति लेके जानते हैं, क्लोज परीक्षण, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सकारात्मक क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी 110 का 2 नंबर, यानी ऊर्ध्वमुखी यानी बॉटम अप अप्रोच के बारे में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है और इन बातों का प्रयोग करते हुए इस बात को समझ रखती है कि शिक्षार्थियाँ किन किन प्रकार की श्रवण को, यानी कहने का मतलब हुआ इस शब्द वाक्य का महत्व दे रहा है, पहचान रहा है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, यानी इसे ऊर्ध्वमुखी बोलते हैं, समझ गए। जब वर्ड शब्द का महत्व देगा तो कौन हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, समझे। अगला है लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा सीखना, देखिए समर्थन करता है, तो हमारा क्या होता है प्रक्रिया उपागम होता है, नहीं एक डैश
स्टेप में सीख रहे हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ सामग्री पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने तथा उन्हें पाठ सामग्री से मिलती जुलती पुनर्रचना करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जानते हैं? करोड़ों वर्षों की अवधि में मानव का क्रमशः विकास हुआ है। हमारा शरीर आज जो कुछ भी है वो सरल रचना नहीं है। यह मौसम की कठोर सुनिए पूरा पढ़िए। करा शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ सामग्री पढ़कर सुनाते तथा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने तथा उस पाठ समय मिलती जुलती पुनर्रचना करना। देखिए मिलती जुलती वाला बात बोल दिया ना, इसी जगह आंसर हो गया। तो बहुत लंबा आपका दे दिया है। आपको बताया था ना कि टॉप डाउन में क्या होता है हमारा, कि टॉप डाउन में हम मिलती जुलती शब्द का प्रयोग करते हैं, समझे, और बॉटम अप में क्या करते हैं हम सेम टू सेम हु बहू वही शब्द का प्रयोग करते हैं। मिलती जुलती बोल रहा है तो मिलती जुलती वाला बात बोल दिया था, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे, तो इसे हम लोग अधोमुखी कहेंगे। जब जहाँ मिलती जुलती वाला कहेंगे, यहीं से आपका क्लियर हो गया कि मिलती जुलती पूरा रचना करने के लिए कहते हैं, या सेम टू सेम बोलता रचना करना है तो आपका ऊर्ध्वमुखी हो जाता। यहाँ पर मिलता जुलता बोल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अधोमुखी यानी टॉप डाउन अप्रोच है, यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है रमेश सुरेश दोपहर में भोजन समय अंग्रेजी में बात कर रहे थे, क्या हो जाएगा, BICS हो जाएगा। और शून्य विज्ञानी कक्षा में दिए गए प्रयोग विस्तार से टिप्पणी लिखती है, तो ये हमारा CALP हो जाएगा, यानी BICS यानी D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही है क्वेश्चन कि रोहन दी गई पाठ सामग्री को पढ़ता और कहानी का मुख्य विचार सारांशीकरण करता है, समझे, नहीं सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है साना और इरफान दूरभाष पर अपने फ़ोन से बातचीत करती है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, BICS हो जाएगा, समझे। और जो ई है कि रोहन दी गई पढ़ रहा था, उसका क्या हो रहा है, स्वयं का ज्ञान का विकास हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये आपका कैल्प हो गया, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 2 नंबर BICS और 2 नंबर आपका कैल्प हो जाएगा, समझे। 106 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही क्रम है? तो देखिए निष्कर्ष कैसे बच्चा निकाल सकता है, तो देखिए सबसे पहले उसको बारीकी से क्या करेगा, पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो उसके पाठ समय के मुख्य बिंदुओं की पहचान करेगा, लास्ट में अनुमान लगाएगा, समझे। अनुमान ऐसे भी आप जानते हैं कि अब जब अधोमुखी में पढ़े ना कि अनुमान क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच में आता है, समझे। और मुख्य बिंदुओं को हम जब पहले बारीकी से पढ़ेंगे तब ना मुख्य बिंदुओं को, तो पहले बारीकी से पढ़ना। हम बच्चा को बॉटम अप पढ़ाते हैं तो पहले 1 नंबर आपका 2 नंबर, पहले 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, तब एक, यानी आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर निष्कर्ष निकालना है, तो क्रम में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 समूह में बांटा, किसी एक रिपोर्ट को प्रतिलिपि दी गई या कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखे, तो टिप्पणी लिखने वाला ये तो बात नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर आपको प्रतिदिन या रोज का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता यानी कैल्प हो जाएगा, समझे। अगला है कि भाषा सामग्री के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को कहते हैं। कार्यविधिक में क्या था, हम विधि, एक नियम या विधि जो होता है उसको करते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना क्या करना था। देखिए संरचना बताया था, जहाँ भी दे देगा वो क्या हो जाएगा हमारा, घोषणात्मक ज्ञान होगा। आप जहाँ नियम विधि का बात करेगा वो विधि, यानी इसमें संरचना के बारे में बोल रहा है, आंसर घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा। अगला है कि श्रवण की किस प्रक्रिया, मुख्य विचार जहाँ बोलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा अधोमुखी हो जाएगा, नहीं टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा, समझे। अगला है कि कार्यविधिक ज्ञान में किसकी सहायता लिया जाता है, तो कार्यविधिक में हम क्या करते हैं कि आपका भाषा के व्याकरणों पर हमारा क्या होता है, भाषा के बारे में ज्ञान सीखते हैं। सर्वप्रथम रूप भी सीखने बाद में प्रयोग करते, सर्वप्रथम व्याकरण नियम को लागू करते हैं, यानी संप्रेषण और व्याकरण के नियमों को क्या करते हैं हम लागू करते हैं, समझे। तो यही आपका अधिकार, तो ये एक तरह का नियमों पर अधिकार करना नहीं, यहाँ पर संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा कार्यविधिक ज्ञान में, समझे। अगला है कि उत्पादन शब्द समझे। उत्पादन क्या होता है, अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं, लेखन और वाचन को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग उत्पादन, यानी इसी को हम लोग प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्ट यानी कोई चीज़ हम कैसे दे देंगे, या इसी को अभिव्यक्ति कौशल कहते थे। आंसर 1 नंबर हो गई, तो आप लोग पहले भी पढ़ाए थे आप लोग। और आपका ग्रहणात्मक कौशल कौन होता है, तो सुनना और पढ़ना क्या है हमारा ग्रहणात्मक, ग्रहण कर सकते हैं। अगला है कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या है हमारा एक नियम संचालित व्यवस्था, एक नियम से हमारा भाषा चलता है, कैसे क्या बोलना। अगला ये बात समझना कोई क्या है
कि यह बात समझना है कोई व्याकरणिक रचना क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो क्या हो गया हमारा कार्यविधि ज्ञान हो गया। यानी ये नियम पता होगा तब ना कैसे इस्तेमाल कीजिएगा ये आपको पता चलेगा। तो 147 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, तो हो गया, ये तो क्वेश्चन करवा ही है, 4 नंबर हो जाएगा। दिन प्रतिदिन का मतलब जो आपका होता है वो आपका BICS होता है। यहाँ बोल रहा है कि CLP के बारे में, तो जटिल एवं अमूर्त, यानी आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अब करा व्याकरण के घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक में हम क्या करते हैं कि प्रकार के बारे में वर्णन का, बाद में से औपचारिक व्यापारिक प्रकार, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकारों के बारे में ज्ञान लेते हैं, समझे, वर्णन करते हैं, वर्णन वाला बात आ गया तो क्या हो गया, इसमें आ जाएगा औपचारिक परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, यानी 144 से क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। ये सब में तो नियम के बात करें, सी में भी नियम है, डी में भी नियम है, इसीलिए इसका आंसर 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि का ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया, ऊर्ध्वमुखी यानी आपका दे दिया है बॉटम अप्रोच, तो बॉटम श्रुति लेख हो गया, क्लोज परीक्षण हो गया, यानी आपका ए और बी देख लीजिए किसमें आंसर है, यानी डी नंबर आंसर है। ये तो दोनों आपका बॉटम टॉप डाउन अप्रोच का यानी अधोमुखी का है, समझे, सार निकालना एक्सपर्टी, यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 142 का ए और बी सही है, समझे, श्रुति लेखो क्लोज परीक्षण। अगला निम्नलिखित में कौन सी का अधोमुखी, अधोमुखी मतलब आपका टॉप डाउन है, तो टॉप डाउन ई नहीं होगा, ई होगा, ई नहीं होगा, ई होगा, यानी बी और डी देख लीजिए, आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। आधारभूत अंतर व्यक्ति संपर्क, आधारभूत आप भी जानते हैं क्या है हमारा, तो दिन प्रतिदिन का भाषा है। अगला है कि व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रणाली क्या है, तो व्याकरण सीखने में कार्यविधि क्या होती है, तो व्याकरण के नियमों को हम क्या करते हैं बाद में, नहीं ये नहीं होगा, व्याकरणिक रूप से किस प्रकार कार्य करती है, व्याकरणिक जो होता है कि और प्रति समझ बनाना, और वैसा ही नियम पता होगा तब ना वैसे ही लागू कीजिएगा, जिससे सेम टू सेम है, इसका बी नंबर हो जाएगा। तो कार्यविधि क्या होता है, उसे सेम टू सेम प्रक्रिया आधारित ज्ञान है एक तरह का, समझे। अगला एक श्रोता सुनने मुख्य बिंदु, जहाँ भी मुख्य बिंदु बोले तो कुछ नहीं याद रखना है, अधोमुखी याद रखना है, यानी टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। मुख्य बिंदु बोले, अनुमान लगाना बोले तो अधोमुखी यानी टॉप डाउन, इसको बॉटम बोलते हैं, तो बॉटम तो होगा नहीं। यदि एक भाषा शिक्षक अपनी भाषा शिक्षण में होने वाली, देखिए जहाँ भी आपको बोले ना कि देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये तो इसमें भाषा में नहीं पढ़ने की, देखिए एक्शन रिसर्च में हम तत्कालिक समस्या को तत्काल ही उसी समय क्या करते हैं, उसका मतलब कारण जानने का समाधान कर देते हैं, समझे, उसी को एक्शन रिसर्च बोलते हैं। यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में होने वाली समस्या का पता लगाना चाहता है, तो क्या एक तरह का हमारा तत्कालिक समस्या है, जहाँ भी तत्कालिक समस्या का समाधान हम किसके द्वारा करते हैं, तो एक्शन रिसर्च के द्वारा करते हैं, समझ गए। 111 का उसका जब हम डायरेक्ट उसी समय समाधान कर देंगे तो उसी को एक्शन रिसर्च करते हैं, 111 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि एक किसी देखिए स्वानिमिक जो होता है ना, वो भाषा या बोली की सबसे छोटी मतलब ध्वनि इकाई होती है, समझे, वो भाषा क्या है, अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई होती है, समझे, याद रखिएगा। अगला है कि एक विशिष्ट जहाँ भी बोल देगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा बॉटम अप श्रवण पे, और बारीकियों से सुनती है और सजाती है और शब्द क्रम के नमूनों को पसारती है, शब्द क्रम के नमूने, ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। अगला है कि बेकार रूप से प्रति समझ उसे वैसे ही प्रयोग में लागू करना है, हमारा क्या होता है, तो वैसे ही जैसा नियम होगा वैसे ही नियम लागू करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा कार्यविधिक ज्ञान हो जाएगा, समझे। अगला है संरचना के बारे में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा, वर्णन करना बोल रहा है, संरचना के बारे में जानना है, हमारा घोषणात्मक ज्ञान होता है। अगला एक पाठक पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके अर्थगत वाक्यांश संकेत बोलते हैं ना, संकेत किसमें बनाता है, वाक्यांश का वाक्य का संकेत बना लेता है, कि राम रहेगा तो उसको हम अ कहेंगे, मतलब ऐसा संकेत बनाता है, जिसमें कहना है टॉप डाउन अप्रोच में होता है। अब विशिष्ट अनविशिष्ट जानकारी बोल रहा है, विशिष्ट बारीकियों को नहीं पढ़ता है, बोल रहा है अनविशिष्ट जानकारियों को हो जाता है, समझे, यानी टॉप डाउन से ही बैक मतलब डाउन हो रहा है, यानी टॉप से डाउन, संकेत से कोई विशिष्ट कराते हैं, हमारा टॉप डाउन अप्रोच होगा, समझे। यहाँ बोलता है कि संकेत नहीं बोलता तब अर्थगत वाक्यांश बनाती है, तब संकेत मतलब क्या हुआ, एक तरह का वो संकेत बना लेता है, तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच में होगा, समझे। आगे है कि यदि कोई व्यक्ति स्वर शब्दांश जहाँ भी बोलेगी तब क्या शुरू से बच्चा पढ़ रहा है, तो ये में किस में आ जाएगा, बॉटम अप प्रोसेसिंग में आ जाएगा, समझे। आगे है कि शिक्षिका कहानी आयोजित करती है, हाँ, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है, समझे। और कहती है कि एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर
सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहती है। यह क्या है, देखिए एक तरह का क्या है, यानी कहानी पूरा कर रही है। तो देखिए ये हमारा अपने आप को ज्ञानात्मक बढ़ा रही है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CALP हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि दिन प्रतिदिन की बात करता, तब आपका क्या हो जाता, यहाँ पर आपका बुनियादी हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्वयं के ज्ञान के मतलब गोल दायरे में बैठे प्रत्येक व्यक्ति से एक एक सार्थक वाक्य बोल कर जो ज्ञान जानता है वो वही नहीं कर देती। कैसा ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो बुनियादी अंतर व्यक्तित्व ज्ञान को बढ़ा रहा है, सॉरी संप्रेषणात्मक ज्ञान को बढ़ा रहा है, यानी इसको CALP कहते हैं। लेखन की बोला है कौन संकलन रहता है, तो इसमें प्रथम प्रारूप नहीं होगा, इसमें आपका आंसर क्या नंबर होगा, मानस मंथन वाला आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अगला निम्नलिखित शास्त्रीय भाषा कौन है, तो आपको पता है कि शास्त्रीय भाषा कौन होता है, तो आपका संस्कृत है, तमिल है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ है, छौ है आपका, और मलयालम है, और आपका ये 6 गो है। हिंदी आपका शास्त्रीय भाषा, इसका आंसर हिंदी हो जाएगा। कह रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्य को अनुच्छेद का श्रुतिलेख करवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। वह सुनकर उस अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, तो दिमाग में कुछ करना नहीं, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा, समझे। जहाँ भी हूबहू नहीं बोलेगा ना, तो टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है, जिसमें हम हूबहू लिखते हैं, समझ गए। अगला एक वाक्य से दूसरी वाक्य में जाना है, इसी को एक भाषा दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज कहलाता है। इसके बारे में कौन सही नहीं है, तो एक बच्चा को किसी एक भाषा में सीमित कर दीजिएगा, तो बताइए दूसरा भाषा में हो जाएगा, तो नहीं बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुनियादी, तो आप जानते हैं बुनियादी में क्या होता है कि हम प्रतिदिन के बात को हम पढ़ते हैं, तो रोजमर्रा की गतिविधि पर हम संवाद करते हैं, यानी 149 का D नंबर हो जाएगा। लेखन का कौन सा विषय सीखने के लिए कहता है, हमारा क्या कहता है, प्रक्रिया उपागम। अगला है कि एक अध्यापिका व्याकरण कक्षा में अध्यापक हमारे एक वाक्य के माध्यम से व्याकरण को लेते हैं, अनेक उदाहरणों के माध्यम से सिखाती है, समझे। उसके बाद है शिक्षार्थियों के ध्यान उसका प्रयोग क्या आकर्षित करते हैं, अनेक गतिविधियाँ करवाती है। जब शिक्षा संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने योग्य हो जाता है, वह नियम के सिखाने के लिए, जहाँ नियम का बात कर दिया तो क्या हो जाए हमारा, तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा कार्यविधिक ज्ञान हो जाता है, समझे। नियम का जहाँ भी बात कर देगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्यविधिक ज्ञान हो जाएगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। सना इरफान फ़ोन से बतिया रहे हैं, तो CISF हो जाएगा। आरोहण पाठशाला में पढ़ता है, निकलने का मतलब क्या हुआ कि आपका B नंबर हो जाएगा। पहला है क्या है, BICS है, दूसरा कैल्प है, समझे। तो हल्का क्वेश्चन है। देखिए श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है और उसके बारे में अपने मित्र को बताता है। देखिए लेख पढ़ रहा है, यानी पूरे टॉप से जा रहा है, समझे। नहीं, टॉप डाउन क्या हो जाएगा, हमारा युक्त, यानी कह रहा है कि एक लेख पढ़ता है। पहले लेख, हम पहले अल्फ़ाबेट से ना बच्चा को सिखाते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है और इसके बारे में अपने मित्रों को बताता है, यानी काल्पनिक चीज़ कर रहा है, तो यानी टॉप डाउन युक्ति हो जाएगा इसका आंसर, समझे। अगला है वही चीज़ है, बतिया रहा है, तो बतिया रहा है दोनों आदमी, तो BICS हो जाएगा। और विज्ञान पढ़े, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी A नंबर BICS और दूसरा हो जाएगा कैल्प हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों के प्रति समझ, तो हमारा क्या होता है, कार्यविधिक ज्ञान होता है। जहाँ नियम के बात कर देगा वो आंसर हो जाएगा। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझे। संवाद करेगा तो BICS, और जब भौतिक यानी अच्छा नोट्स का प्रयोग करी तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। BICS पहला, दूसरा है कैल्प है। अगला क्वेश्चन नहीं तो हो गया आपका कि कौन सा भाषा है, तो हमारा उर्दू यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जितना भी क्वेश्चन था वो सब हम करवा दिए आपका, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। थैंक यू।